नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ रुद्रपुर लिए चलेंगे, जहां पर देखिए शिलान्यास और अनावरण समारोह में राजकीय मेडिकल कॉलेज के इस सम्मान समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने के लिए। साथ ही आपको बता दें कि इस समय संबोधन कर रहे हैं। कैमरों को देखकर कई बार हमारी जो इधर उधर हो जाते हैं, धारा बदलने वाले ये आपने नया शब्द निकाल दिया। जो कलम के हमारे सिपाही हैं और आज टेक्निक के जमाने में हमारे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे मीडिया के मित्र, मैं आप सभी का आज के इस बहुत शानदार कार्यक्रम में, जहां हम पंडित राम सुमेर शुक्ल जी को आज उनका स्मरण करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं भी आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तराई क्षेत्र के संस्थापकों में से एक, इस क्षेत्र के शिल्पी और किसान हितों के लिए हमेशा सजग रहने वाले, एक प्रहरी की तरह काम करने वाले, और सच में जैसा मैं चूंकि इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से आता रहा हूं, मेरे साथ जब मैं लखनऊ में पढ़ता था तब भी इस क्षेत्र के लोग हों या इनका जो पैतृक क्षेत्र है देवरिया, उस पैतृक क्षेत्र देवरिया के भी बहुत सारे मित्र बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर, भदोही तक के लोग, और बिहार के भी बहुत सारे मित्र। अभी बिहार के चुनाव में मैं गया था तो बहुत साथियों से मिलना हुआ था। तब से मैं इस क्षेत्र के बारे में बहुत भली भांति सुनता आया, जानता आया, जानकारी होती रही कि पंडित राम सुमेर शुक्ल जी ने अनेक लोगों को आगे लाकर यहां पर बसाने का काम भी किया, और हम कहें कि तराई को रचाने में, बसाने में, और उस समय में बड़ी हिम्मत का काम होता था। यहां पर बड़े बड़े अजगर होते थे, बिच्छू होते थे, सांप होते थे, अभी शेर के बारे में खुद ही बता रहे थे, शेर होते थे, गुंडार होते थे, तमाम प्रकार के ऐसे जानवर जो सच में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करते थे। मच्छर बहुत होते थे। उस परिस्थितियों में यहां पर लोगों को बसाना, उनको प्रेरित करना, उन्होंने काम किया। मैं आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको अपनी तरफ से बहुत भावांजलि अर्पित करता हूं, बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि उनकी पुण्य स्मृति के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में, इतनी विशाल संख्या में आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये काम इन्होंने, राजेश शुक्ला जी ने और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष दिनेश शुक्ला जी ने बहुत अच्छा करवाया कि विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट करने वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर साहब का शुरू में रश्मि जैन जी का, तिवारी जी का, अनेक लोगों को मैं खुद जानता हूं। सच में अभी ये हमारे कमल जिंदल जी यहां बैठे हैं, लेकिन अचानक बीमार हो गए। इनको भी फिर से उसी तरह तंदुरुस्त बनाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाले डॉक्टरों में से एक। किसानों के क्षेत्र में, व्यापारियों के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन सभी को यहां पर आज सम्मानित भी किया गया है। मैं आज के इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी सम्मानित जनों को भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। और ये सम्मान आप लोगों की उत्कृष्टता के लिए है
कि आपसे प्रेरित होकर समाज जीवन के क्षेत्र में, लोगों की सेवा के क्षेत्र में और भी प्रेरित होकर लोग इसी प्रकार के सर्वोत्तम कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम सब एक ऐसे महामानव की स्मृति में यहां पर एकत्र हुए हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगाया, जन सेवा में लगाया, समाज सेवा के लिए समर्पित किया। पंडित राम सुमेर शुक्ल जी ने अध्ययन करने के दौरान उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना उनके अंदर विकसित हो चुकी थी। कभी कभी राजेश शुक्ला जी मुझे बताते थे, जब हम विधानसभा में होते थे तो सच में ये बड़े प्रखर वक्ता थे, उससे शुरू से ही बड़े प्रखर वक्ता रहे। आज हालांकि इन्होंने कम बोला है, ये बोलते थे। और चूंकि ये जन्मजात नेता ही पैदा हुए थे, मैं एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ तो सच में मैं बोलने में थोड़ा संकोच करता था। तो मैं इनसे पूछता था कि अरे आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। तभी मुझे कहते थे कि ये मुझे मेरे पिताजी से विरासत में मिला है। उनके बारे में ये शायद भूल गए होंगे। ये कहते थे मुझे कि वो अपना बार बार शुगर टेस्ट करते थे। उस समय इतनी अच्छी मशीनें नहीं होती थी। मुझे बहुत सारे किस्से याद हैं उनको, शायद खाने से पहले सुई लगवाते थे, तमाम ऐसी बातें। तो उन्होंने जब 1936 में लाहौर में अधिवेशन हुआ और उस समय उनकी आयु मात्र 21 वर्ष की थी, और उस समय उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के जो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत था उसका खुले मंच से विरोध कर दिया और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। इतनी कम उम्र में, 21 साल की उम्र ही क्या होती है, छोटा सा बच्चा ही होता है। और उस उम्र में इसमें अदम्य साहस, स्पष्टता और राष्ट्रवादी जो विचारधारा से हुए एक छात्र नेता से पूरे देश के अंदर नवयुवकों की, युवाओं की, छात्रों की, सबकी आवाज बन गए। और महात्मा गांधी जी के जो आदर्श थे वो उनके मन के अंदर घर गए। उसका इतना प्रभाव हुआ कि उन्होंने कानून की प्रैक्टिस को छोड़कर स्वयं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। और उस दौरान उनको कई बार गिरफ्तार भी किया गया, यातनाएं भी मिली। उसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुए, उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ, उनके कदम कभी डगमगाए नहीं और लगातार वो आगे बढ़ते गए। वो अडिग रहकर साहस से, राष्ट्र निष्ठा के साथ निरंतर देश की आजादी के आंदोलन में जुटे रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्होंने युवाओं को संगठित करने का काम किया और उस आंदोलन को भी एक गति और दिशा देने का काम किया। और जब देश आजाद हो गया तो उन्होंने राष्ट्रहित को सबसे सर्वोपरि रखते हुए किसानों के कल्याण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, उनके सम्मान के लिए कार्य करते रहे। इसीलिए अभी राजेश शुक्ला जी कह रहे थे कि कुटुंब सेनानी पेंशन को थोड़ा ठीक करना है। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं, देश की आजाद कराने वाले सेनानी हैं, उनके परिजन हैं, उनको हर कीमत पर उनका सम्मान होना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता में है। और हमने इस बार जब देश की आपातकाल जब थोपा गया था, उसके 50 साल पूरे होने पर पूरे उत्तराखंड के एक एक हमारे उन श्रद्धेय बुजुर्गों को, माताओं को, बुजुर्गों को मैंने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में सबको आमंत्रित किया। और सच में मैं उनको देखकर इतना भावुक हो रहा था कि, क्योंकि ये कार्यक्रम मैंने 3 साल पहले भी किया था। एक बार 3 साल पहले भी लोकतंत्र सेनानियों को हमने आमंत्रित किया
और जब 3 साल बाद दोबारा ये कार्यक्रम किया तो उसमें से बहुत सारे लोग हमको छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि जिन्होंने आपातकाल के दौरान आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनकी आयु 70-75 साल से कम किसी की भी नहीं थी। सारे लोग 75 साल से ऊपर के थे, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का, कोई 95 वर्ष का, ऐसे हमारे सभी लोग थे। इसलिए ये हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ साथ श्री राम सुमेर शुक्ल जी ने तराई कॉलोनाइजेशन योजना के अध्यक्ष रहते हुए भी इस तराई क्षेत्र के विकास में बहुत अतुलनीय योगदान किया और आज ये पूरा क्षेत्र रचा बसा है। तो उसकी आधारशिला शुक्ल जी की दूरदृष्टि और उसका जो समर्पण है उसी का परिणाम है। आज उन्हीं की राह पर चलते हुए हमारे राजेश शुक्ला जी हों, दिनेश शुक्ला जी हों, दोनों भाई हों, उनका परिवार हो, आज उस दिशा में समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समर्पित हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य भी विकास और समृद्धि के अनेक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज पूरे देश के अंदर जो हम फैसले ले रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, वो फैसले पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली हाई कमान के साथ हाल ही में अहम बैठक हुई है और बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि 2027 में कांग्रेस की वापसी के लिए प्रभावी रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस पर मंथन हुआ, इस पर विचार विमर्श हुआ। में कांग्रेस की इस प्रदेश में वापसी के लिए स्टेट के नेतृत्व को, स्टेट के नेताओं को राहुल जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आप 2027 को चुनाव जीतने के लिए रोड मैप तैयार करें प्रभावी, और उसके साथ यहाँ पर दोबारा बैठक के लिए आए। फ्रूटफुल बैठक ये रही और इस बैठक में जो आने वाला चुनाव है उसके लिए कैसे हमारी रणनीति रहेगी, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, और SIR का जो एक खतरा है बिहार में जो हमने महसूस किया, और बिना अनाउंसमेंट के जिस तरीके से उत्तराखंड में सरकार और चुनाव कमीशन ने SIR का काम शुरू कर दिया है और जो शर्तें रखी हैं वो बड़ी अटपटी हैं। जैसे अगर कोई नया वोटर बना है और वो शादी होकर आया है तो उसको अपनी मदर का या अपनी फैमिली का 2003 का कोई सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो उसने चुनाव में किया, जबकि इलेक्शन कमीशन के पास सारी चीज़ें हैं। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बेरोजगार संघ के नेता बॉबी पवार से लगभग 9 घंटे पूछताछ की। सीबीआई जानना चाहती थी कि पेपर बॉबी पवार तक कैसे पहुंचा और उनका सुमन चौहान से क्या संबंध है। सीबीआई पहले ही 28 नवंबर को सुमन चौहान को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि सुमन ने ही बॉबी पवार को पेपर दिया था, जिसके बाद बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, सीबीआई ने जो भर्ती घोटाला हुआ है उसकी प्रक्रिया को लेकर हमें बुलाया और पूछताछ लंबी रही, ये बात सत्य है। पर जो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर थे उनके द्वारा पूछताछ हुई। बीच बीच में एक आध जो दूसरे अधिकारी थे वो भी आए और शाम तक ये सिलसिला चलता रहा। पर इस दौरान जो मैंने महसूस किया, मुझे लगता है कि सरकार किसी न किसी को बचाने की फिराक में है। सरकार केवल एक एंगल पर जांच करवा रही है, जहां तक मुझे लगा। एंगल सिर्फ वही कि खालिद और ये प्रोफेसर सुमन और यहां तक मेरे तक ये पेपर कैसे पहुंचा, इसी तक ये सीमित है। खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल धराली आपदा स्थल के लिए रवाना हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, मुख्य प्रवक्ता गरिमा सोनी और अन्य नेता इसमें शामिल हैं। ये कदम बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल द्वारा आपदा प्रबंधन पर उठाए गए सवालों के बाद आया। गणेश गोदियाल ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल आपदा के बाद की राहत और बचाव कार्य, मुआवजा वितरण के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने जा रहा है।
कर्नल साहब ने जो कहा वो आप सबको पता है क्या क्या कहा, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला कि कल रात को कर्नल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया, कर्नल अजय कोठियाल जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कांग्रेस को प्रश्न पूछे हैं। चूंकि कांग्रेस को प्रश्न पूछे हैं तो मैं ये समझता हूं कि हम लोगों को तत्काल जवाब भी देना चाहिए। उन्होंने प्रश्न पूछा कि जब वहां आपदा आई तब उस आपदा में कांग्रेस कहां थी। तो कर्नल साहब, आपकी तमाम पार्टी के लोगों को, सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि जब आपदा आई उस समय वहां जाने की परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन उस परिस्थिति के बावजूद भी कांग्रेस वहीं थी और हमारे अध्यक्ष जो उस समय करण मेहरा जी पैदल चलकर वहां गए, वो उस दिन भी वहां थे और आज भी यहां हैं। हमारे उस समय के अध्यक्ष मेरे इस तरफ बैठे हुए हैं मनीष जी, इन्होंने अपने संसाधनों से तमाम उन लोगों के रहने की व्यवस्था की, जगह जगह होटलों में जो लोग वहां फंसे हुए थे। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर रेंटल बाइक सेवाओं में मनमानी और नियमों का उल्लंघन सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कुछ संचालक यात्रियों को प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाली स्कूटी और बाइक किराए पर दे रहे हैं, जबकि कोई यात्री बिना लाइसेंस बाइक लेता है। आईटीओ हल्द्वानी के अरविंद पांडे ने बताया है कि न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी जोखिम भरा ये कदम है। विभाग की टीम ने चेतावनी दी है कि जल्द ही इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेंट ए बाइक कैब स्कीम के तहत जो गाड़ियां, जो भी इसके रजिस्टर्ड ओनर हैं, उनको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर इस तरह का अनधिकृत संचालन पाया जाता है, जो परमिट की शर्तें हैं जो उनको दी गई हैं, अगर उसका वो उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए हम एक अभियान लगाएंगे। जैसा आप बता रहे थे कि रेलवे स्टेशन के आसपास से काफी रेंट ए बाइक दी जाती हैं, तो जो भी इस तरह के अनधिकृत संचालन है उन पर रोक लगाएंगे। खबर लक्सर से है, जहां पर देखिए प्रशासन ने लक्सर क्षेत्र में लगातार अवैध खनन की शिकायतों के बाद आज फिर सख्त कार्रवाई की है। प्रतापपुर गांव के जंगल में स्थित गणपति स्टोन क्रशर को एसडीएम सौरभ सभाल और जिला खान अधिकारी मोहम्मद कासिम की टीम ने सीज कर दिया है। जांच में पाया गया कि बाणगंगा नदी से अवैध खनन करके उप खनिज का भंडारण किया जा रहा है। मौके पर राजस्व और खनन विभाग की टीम ने सामग्री की पड़ताल की और स्टोन क्रशर को विधिवत सीज कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि अवैध खनन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में कल हमको कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी लक्सर एरिया में अवैध खनन की, जिसके क्रम में हमने टीम भेजी थी और वहाँ पर कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलीज, 6 से 7 ट्रैक्टर ट्रॉलीज, कुछ अवैध भंडारण जो बनाए गए थे और आज भी हमारी कार्रवाई जारी है। आज भी कुछ स्टोन क्रशर्स और कुछ जगह आज भी छापेमारी की जा रही है। सभी जगह जहाँ जहाँ पर भी अनियमितता पाई जाएगी वहाँ पर हम प्रॉपर लीगल मानक के अनुसार जहाँ जहाँ भी अवैध खनन के या तो भंडारण या फिर कोई स्टोन क्रशर अवैध रूप से चलता हुआ है पाया जाएगा तो आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। भारत में भूकंप जोखिम को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने नया अर्थक्वेक डिजाइन कोड और अपडेटेड भूकंपीय जोनेशन मैप जारी किया है। इस नए मानचित्र में पूरे हिमालयी क्षेत्र को पहली बार सबसे अधिक खतरे वाले जोन 6 में रखा गया है, जिसके बाद अब उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र भी सबसे अधिक जोखिम वाले इलाके में शामिल हो गया है। पहले उत्तराखंड के बड़े हिस्से जैसे देहरादून, ऋषिकेश और कोटद्वार को जोन 4 में और धारचूला, मुंशियारी, नैनीताल, उत्तरकाशी को जोन 5 में रखा जाता था। अब नए मैप लागू होने के बाद राज्य के सभी हिस्सों को उच्चतम भूकंप खतरे की श्रेणी में रखा गया है और ये चिंता का विषय है। पूरे देश को 5 जोन में बांटा गया था। उत्तराखंड का कुछ एरिया जोन 4 में और कुछ एरिया जोन 5 में था। अभी पूरे उत्तराखंड को जोन 6 में लाया गया है। इससे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से बहुत अधिक संवेदनशील बन गया है। तो इसके लिए हमें जो 4-5 कदम उठाने हैं, एक तो अपने बिल्डिंग बायलॉज में परिवर्तन करना है। उसके लिए आवास विभाग और CBI रुड़की करेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे उसमें। फिर लोगों को प्रशिक्षण और लोगों को भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं और जो बड़े बड़े डैम होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कैसे बनाने हैं, क्या सावधानी बरती जानी है, स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे करना है, इन सब चीज़ों को लेकर काम करना होगा।
खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां पर कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अलाव की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि ठंड से प्रभावित लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि रात में ठंड अधिक होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए विशेष चौकसी रखें और जरूरतमंदों तक गर्म पेय और अलाव पहुंचाया जाए। शीतलहर और कड़ाके की ठंड को लेकर पूरे प्रदेश सरकार ने एक अलर्ट जारी कर दिया है, ताकि लोगों को ठंड से कैसे बचाया जा सके, अलाव की व्यवस्था कैसे की जाए। इसके लिए जिला प्रशासन ने भी कुछ दिन पहले कदम उठाए थे और अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए थे कि ताकि ठंड से आम आदमी को बचाया जा सकता है। जो क्षेत्रों में जो रैन बसेरे या चम्बा आसपास घनसाली के क्षेत्र में जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके में उस तरह किस तरह जो है अलाव की व्यवस्था की जाए, इसको लेकर अब तक क्या अमल हुआ है, किस तरह जो अधिकारी जो है निर्देशों का पालन करें। हमारे साथ है जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडवा जी। मैडम जी, आपने परसों आदेश किया था, लेकिन अब शीतलहर शाम को कड़ाके की ठंड शुरू होने जा रही है, किस तरह के निर्देश आपके द्वारा दिए गए? सोमवार को हमारे द्वारा जो पूरी हमारी बैठक करी गई थी स्पेसिफिकली शीत ऋतु को लेकर, जिसमें सभी विभाग वहाँ मौजूद थे और स्पेसिफिकली सभी का निर्देश यही है कि कोई भी ठंड में नहीं ठिठुरे बाहर। हमारी प्रयास यही है कि सब लोग, जितने भी लोग बाहर हैं, उनको हम लोग अपने सेफली रैन बसेरे में ले आएँ। तो सभी नगर पालिकाओं को बोला था कि उनके जो रैन बसेरे हैं उसको वो लोग बिल्कुल सही कर लें, सब उसमें बिस्तर ठीक आ जाए, खाने पीने की व्यवस्था पूरी हो जाए। SDMs को बोला था कि उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और रैन बसेरे को चेक करेंगे। साथ ही साथ अलाव की व्यवस्था हर जगह के होनी बहुत ज़रूरी है। सभी हमारे मुख्य जो स्थान होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि पब्लिक इकट्ठी रहती है नगर के क्षेत्रों में, वहाँ पे रात को अलाव जल जाए ताकि पब्लिक ठंड से अपना बचाव उस तरीके से कर ले। इससे इंपॉर्टेंट एक ये भी चीज़ निकल गई कि जो हमारे आवारा पशु हैं वो भी ठंड में काफ़ी बाहर रहते हैं, तो उसमें उस समय वेटनरी डिपार्टमेंट और सारी नगर निकायों से हमारी ये सहमति हुई थी कि हम लोग जो तिरपाल लगा के पशुओं को उसके अंदर रखते हैं उसमें भी एक अलाव की व्यवस्था रहेगी ताकि हमारे पशुओं को भी गर्माई पहुँचती रहे। तो ऐसे करते हुए लगभग हमारे जो 8 रैन बसेरे पूरे जनपद में हैं उसको ठीक करा लिया गया है। उसमें सब में बेडिंग की व्यवस्था भी हो गई है। SDMs को निर्देशित किया गया है कि वो लोग समय समय पे इसका निरीक्षण भी करते रहेंगे। डीएम साहब, जब बारिश या बर्फबारी होती है, कड़ाके की ठंड होती है, लेकिन हमने कुछ स्कूल जो दूरस्थ जो क्षेत्र में स्कूल है, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते अभी तक भी वो जमीन पर बैठते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है? आपके क्या निर्देश दिए गए? क्या उस दौरान छुट्टियां रहेगी बच्चों को, ताकि वो अपना उनका बच्चों का जो है सुरक्षित जो ठंड से बचाया जा सके? ये आई थिंक आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है, क्योंकि छुट्टियां तो रहेंगी 1 से 1.5 महीने की लगभग छुट्टियां अभी सर्दियों में होती हैं, जो लगभग 15 दिसंबर के बाद हमारी शुरू हो जाएंगी, जैसे ही हम लोग का अभी शासन निर्देश भी निर्गत हो जाएगा। जो बच्चे अगर ज़मीन पे बैठते हैं, वैसे तो प्रयास यही रहता है कि मैक्सिमम जगह पे ऐसा ना हो। हम लोगों ने स्कूल्स में फर्नीचर भी पर्याप्त काफ़ी जगह दे दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई संभावना आएगी। यदि ऐसा कुछ है तो मुख्य शिक्षा अधिकारी को, जो अभी चार्ज में हमारे हैं DO बेसिक, उनको क्लियरली बोल दिया गया है कि कहीं भी अगर ऐसी आवश्यकता है तो हमें तुरंत बताएं और हम लोग उसकी व्यवस्था कराएंगे। जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मैं गई थी, तो वहाँ पे हमें बताया गया था कि जो बच्चे खाना खाते हैं तो वो नीचे बैठ के खाते हैं, तो उनके भी हम लोगों ने फर्नीचर की व्यवस्था करा दी। जी जरूर, ठंड से बचाने के लिए जो है जिलाधिकारी ने सख्त कदम उठा दिए हैं और अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। इसका जरूर जो है दिखाई भी दे रहा, पालन भी हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था की जाए, जो रैन बसेरे उनको साफ सुथरा रखा जाए और वहाँ अलाव की व्यवस्था की जाए, ताकि लोग लोगों को ठंड से बचाया जा सके। मैं जगतवाल हिंदी खबर टिहरी। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।